वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 11th फिजिक्स की सेकेंड चैप्टर से लाया हूं पैरेलक्स मेथड। मीन्स लंबन विधि या विस्थापनाभास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल एनसीसी फैन क्लब को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी आपके लिए नए लेक्चर, नए सीरीज, नए वीडियो लेकर आऊँ तो उसका वेल नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसको आप देना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करके लाकर आप उसमें सफल हो सकें। तो चलिए दोस्तों, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पैरेलक्स मेथड, लंबन विधि या विस्थापनाभास को डिटेल से देखेंगे और इसका उपयोग भी देखेंगे कि कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं पैरेलक्स मेथड या लंबन विधि या विस्थापनाभास। दोस्तों, जब आप किताबों पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में पैरेलक्स मेथड और हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा लंबन विधि या विस्थापनाभास। ना तो आपको पैरेलक्स मेथड समझ में आने वाला है जो वर्ड लिखे हैं, ना तो लंबन विधि समझ में आने वाला है, लेकिन एक वर्ड है इसमें, एक शब्द है इसमें जो कि लिखा हुआ है विस्थापनाभास, यानी कि जिसके स्थान में परिवर्तन, विस्थापना यानी कि जिसके स्थान में परिवर्तन होने की आभास हो, यही उसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापनाभास। क्या कहते हैं? जिस भी वस्तु की स्थान में परिवर्तन होने का आभास हो उसे ही हम लोग कहते हैं विस्थापनाभास। अब इस विस्थापनाभास के इस शब्द को ऐसे अर्थ समझकर हम लोग पैरेलक्स मेथड को या लंबन विधि को पढ़ें तो आसान हो जाता है। कैसे आसान होता है, देखिए बाबू। पैरेलक्स मेथड क्या होता है या लंबन विधि क्या होता है या लंबन क्या होता है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक कोई वस्तु है। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं। एक बार आप इस बिंदु से इस वस्तु को देखते हैं और फिर दूसरी बिंदु से फिर इस वस्तु को देखते हैं। जिस समय आप यहाँ पर इस बिंदु से इस वस्तु को देखेंगे तो आपका देखने का जो दिशा होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। और जब यहाँ पर खड़े होकर इस वस्तु को देखेंगे तो आपको देखने की दिशा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यानी कि आपको एक ही वस्तु जब देखेंगे अलग अलग जगहों से तो आपको वो कुछ अपने स्थान से परिवर्तित हुए दिखाई देगा। यानी कि दोनों बिंदुओं से देखने पर आपको उस वस्तु को देखने से कुछ न कुछ एंगल में परिवर्तन होगा। जो एंगल में, जो कोण में परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम लोग कहते हैं बाबू लंबन। क्या कहते हैं? लंबन कहते हैं, या तो फिर विस्थापनाभास कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे इसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बाबू। चलिए बाबू, गौर से देखिए, ठीक है, समझते हैं क्या होता है विस्थापनाभास या पैरेलक्स मेथड या लंबन विधि। तो देखिए, गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ। दो बिंदुओं से किसी वस्तु को देखने पर, ठीक है, दो बिंदुओं, जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, ठीक है। दो बिंदुओं से किसी वस्तु को देखने पर, हमारा ये यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है। दो बिंदुओं से किसी वस्तु को देखने पर दो बिंदुओं से किसी वस्तु को देखने पर दो बिंदु, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और ये हमारा वस्तु है, ठीक है। देखने पर जो कोणीय विचलन प्राप्त होता है, अभी हमने देखा बाबू कि जब हम यहाँ इधर से देख रहे थे, एक स्थिति ये वाला हो गया हमारा, दूसरा स्थिति ये हो गया, तो यहाँ पर क्या है, एक कोण बन रहा है, कोणीय विचलन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो दो बिंदुओं से किसी वस्तु को देखने पर जो कोणीय विचलन प्राप्त होता है उसे ही लंबन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? इसे ही लंबन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर आया है, ये थीटा जो बनकर आया है, यही हमारा कोणीय विचलन हो रहा है और इसे ही हम लोग कहते हैं
लंबन। क्या कहते हैं? लंबन। यानी कि चलिए बाबू, तो आपसे अगर कोई पूछ दे अब कि लंबन क्या है, तो या पैरालक्स क्या है या विस्थापनाभास क्या है, तो हम लोग बताएंगे उसे कि जब दो बिंदुओं से किसी वस्तु को देखने पर जो कोणीय विचलन होता है उसे ही लंबन कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर दो बिंदुएं हैं हमारे पास। ठीक है, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, और यहाँ पर ये वस्तु है। हमने यहाँ से देखा और यहाँ से देखा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से देखा एक बार यहाँ से देखा, इसके बीच में कोई कोण बना है। ठीक है, इस कोण का नाम हमने यहाँ पर दिया हुआ है थीटा। क्या दिया हुआ है? थीटा नाम दिया हुआ है। तो दोनों बिंदुओं से वस्तु पर जो कोण बनाया जाता है उसको बोलते हैं बाबू हम लोग लंबन कोण। क्या कहते हैं? लंबन कोण कहते हैं। वही हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए, बिंदुओं द्वारा वस्तु पर बनाया गया कोण लंबन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबन कोण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो वस्तु है हमारा और ये जो दोनों पॉइंट है इधर, तो वस्तु से पॉइंट के बीच, बिंदुओं के बीच जो दूरी है उसको डी से सूचित किया है। किससे? डी से। ठीक है, किससे सूचित किया गया? डी से। और दोनों बिंदुओं के बीच देखिए यहाँ पर, ये देखिए, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको हमने बी से सूचित किया है। किससे सूचित किया बाबू? बी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि थीटा और वस्तु और बिंदुओं के बीच की दूरी बड़ी डी इन कैपिटल डी और स्मॉल बी के बीच क्या संबंध होता है, इसका हम लोग कहाँ पर उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों गौर से देखते हैं और समझते हैं। चलिए बाबू, अब समझते हैं कि लंबन विधि का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझते हैं लंबन विधि का कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो लंबन विधि का उपयोग बाबू हम लोग पृथ्वी से जो आकाशीय पिंड दूर स्थित है, पृथ्वी से जो आकाशीय पिंड दूरी पर स्थित है, तो पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पर आपके पास एक बिंदु है पृथ्वी पर ए, दूसरा बिंदु है पृथ्वी पर बी, और इसके बीच की दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक है हमारा बी, स्मॉल बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, स्मॉल बी है। ठीक है, और ये जो पी बिंदु आपको दिख रहा है ना, अलग अलग बिंदुओं, जैसे ए से हमने यहाँ पर पी पर स्थित कोई आकाशीय पिंड है, बिंदु पी पर कोई क्या है? आकाशीय पिंड है। तो जब ए से देखा हमने तो डायरेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से मिला, और बी से जब देखा इसको तो डायरेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से मिला। और जब हमने बिंदु ए को उस पिंड जहाँ पर पिंड स्थित है उससे मिला दिया लाइन को, तो इस प्रकार से हमारा इसके बीच में कोण थीटा का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बाबू? थीटा का। और जहाँ पर हमारा पिंड स्थित है और बिंदु जो हमारा पृथ्वी पर है उसके बीच की दूरी को हमने यहाँ पर देखिए कैपिटल डी यानी बड़ी डी से सूचित किया हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे कि पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी को कैसे ज्ञात किया जा सकता है, तो इसको समझिए। एक फार्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है बाबू? चाप बटे त्रिज्या। देखिए यहाँ पर कोण कितना बन रहा है हमारा? थीटा बन रहा है, तो कोण की जगह पर हम थीटा रखते हैं। ठीक है, थीटा रख दिया हमने, बराबर चाप। तो चाप हमारा यहाँ दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग चाप के बराबर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या लेते हैं? चाप के बराबर। तो चाप यहाँ क्या है? ए और दो बिंदु ए और बी है, इसके बीच की दूरी कितना है? स्मॉल बी। तो चाप हमारा हो गया स्मॉल बी। अब बट्टे में त्रिज्या, त्रिज्या लेते हैं बाबू जो पिंड और पृथ्वी पर स्थित जो बिंदु है उनके बीच की दूरी। तो पिंड जो आकाशीय पिंड है और पृथ्वी पर स्थित बिंदु, कोई भी बिंदु, दोनों में से कोई भी बिंदु हो, है ना, उन दोनों में से कोई भी बिंदुओं के बीच, उन दोनों में से कोई एक बिंदु और पिंड के बीच की दूरी को हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ दूरी लें, पिंड ये हमारा यहाँ पर है और हमारे यहाँ बिंदु है, इसके बीच की दूरी क्या है? डी है। तो त्रिज्या को हम लोग पिंड और पृथ्वी पर स्थित बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसी को लेते हैं त्रिज्या के बराबर। तो त्रिज्या यहाँ कैपिटल डी हो गया हमारा। ठीक है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण हमारा थीटा है, बराबर
चाप हमारा बी है और त्रिज्या हमारा क्या है, डी है। हमें निकालना क्या है, पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी। तो पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी हमारा बड़ी डी है, तो यहाँ से हम बड़ी डी का मान निकाल सकते हैं। इसीलिए बड़ी डी बराबर हो जाएगा हमारा बी बटा थीटा। क्या हो जाएगा बाबू, बी बटा थीटा। तो इस तरीके से हम लोग पृथ्वी से किसी आकाशीय पिंड की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा बाबू, लंबन विधि या तो फिर पैरालक्स मेथड या तो फिर विस्थापनाभास का उपयोग करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इसका दूसरा उपयोग है बाबू कि आकाशीय पिंड की आकार को ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना बाबू, लंबन विधि का उपयोग करते हुए या पैरालक्स मेथड का उपयोग करते हुए या विस्थापनाभास का उपयोग करते हुए, कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए आकाशीय पिंड की आकार को ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमारा कोई आकाशीय पिंड है, ठीक है, और ये हमारा पृथ्वी है। अब आकाशीय पिंड के दो छोरों से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ओ बिंदु है, तो आकाशीय पिंड से, यहाँ पर देखिए आकाशीय पिंड से हम बिंदु ए से पृथ्वी पर स्थित बिंदु ओ को देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन मिल रहा है। और आकाशीय पिंड पर स्थित बिंदु बी से जब हम पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु ओ को देखते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार से डायरेक्शन मिल रहा है। इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा अल्फ़ा कोण है। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा कोण बन रहा है, ठीक है। और आकाशीय पिंड पर स्थित बिंदुओं और पृथ्वी पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी हमारा कैपिटल डी है, देख लीजिए यहाँ पर। तो फिर वही कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, लेकिन अब की बार हमें ज्ञात क्या करना है, आकाशीय पिंड की आकार ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे देखिए आकाशीय पिंड जो है वो ये वाला है पूरा गोला, इसका आकार निकालेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी इसका पूरा व्यास निकालना पड़ेगा हमारा, है ना। यानी स्मॉल डी का मान निकालना है हमको। देखिए कैसे निकालेंगे, तो कोण बराबर क्या है, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण यहाँ पर क्या बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है, तो अल्फ़ा लिख लेंगे बराबर में चाप। तो चाप हमारा यही ए और बी के जो दो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी रख दिया बट्टे। और त्रिज्या तो पिंड और बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो पिंड पर स्थित एक बिंदु ए है, पिंड पर स्थित दूसरा बिंदु बी है, और यहाँ पर पृथ्वी पर स्थित बिंदु ओ है। तो इन दोनों में यहाँ से पिंड और पृथ्वी पर स्थित जो बिंदु है उनके बीच की दूरी कितना है, कैपिटल डी। तो यहाँ पर त्रिज्या का काम यही कैपिटल डी करेगा। हमें निकालना क्या, स्मॉल डी, क्योंकि क्या बोल रहा है प्रश्न में कि आकाशीय पिंड की आकार ज्ञात करें। तो आकाशीय पिंड का आकार ज्ञात करेंगे तो हमें दो बिंदुओं यानी ए और बी के बीच का पिंड पर स्थित जो बिंदु है ए और बी, इनके बीच का जो दूरी है, यानी हम व्यास निकाल दें इसका, तो हमारा पूरा आकार निकल जाएगा कि ये कितना गोलाकार है ना। तो हम स्मॉल डी बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, इसीलिए स्मॉल डी बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बराबर हो जाएगा अल्फ़ा और गुना में कैपिटल डी, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी आकाशीय पिंड का आकार ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब, है ना, लंबन विधि का उपयोग करते हुए अब हम लोग को बाबू लंबन विधि के द्वारा जो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि पृथ्वी से आकाशीय पिंड कितनी दूरी पर है और आकाशीय पिंड की आकार क्या है। तो इनको हम लोग लंबन विधि का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इनको ज्ञात करने के क्रम में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान में रखना जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किन किन बातों को ध्यान रखना होता है। चलिए बाबू, तो लंबन विधि के आधार पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उनको बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। लंबन विधि के आधार पर जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो दो प्रकार के, पहला तो कि पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी कितनी है, या फिर आकाशीय पिंड का आकार क्या होता है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हमने वहाँ पर बाबू पढ़ा था अभी कि थीटा बराबर एक बार आया था हमारा बी बटा डी, और एक बार अल्फ़ा बराबर आया था हमारा डी बटा कैपिटल डी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा अल्फ़ा और
ये जो हमारा थीटा और अल्फ़ा है, ये दोनों को हमेशा रेडियन में रखना है। किस में रखना है बाबू? रेडियन में रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर यदि आपको थीटा का मान डिग्री में ना दे, है ना, थीटा का मान डिग्री में ना दे, सेकेंड में दे दे, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर क्या करना है। अगर यदि मान लीजिए आपका थीटा का मान दे दिया है, थीटा या अल्फ़ा का मान कुछ भी 60 सेकेंड दे दिया है। कितना दे दिया है? 60 सेकेंड। तो सबसे पहले इसको रेडियन में बदलने के लिए आपको ध्यान देने योग्य बातें ये है कि आपको याद रखना है हमेशा कि एक डिग्री बराबर होता है 3600 सेकेंड। कितना होता है बाबू? 1 डिग्री बराबर होता है 3600 सेकेंड, ठीक है। दूसरा, और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। कितना होता है बाबू? पाई रेडियन। तो अब आसानी से आप थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियन में। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल बनाते समय। कैसे? पहला ध्यान रखना है बातों को कि कोण को, चाहे थीटा चाहे अल्फ़ा, जो भी कोण दिए होंगे डिग्री में या सेकेंड में, तो उसको पहले कन्वर्ट करना है, आपको बदलना है रेडियन में। उसको कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को कि 1 डिग्री बराबर होता है 3600 सेकेंड। क्या होता है बाबू? 3600 सेकेंड। और 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। अब हम मान लेते हैं कोई एंगल देते हैं आपको और कन्वर्ट करके दिखाते हैं कि कैसे आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपको थीटा चाहे अल्फ़ा कोई भी हो, आपको दे दिया गया है थीटा बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। तो आप जानते हो इसको रेडियन में बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? तो देखिए यहाँ पर चूँकि 3600 सेकेंड बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक है। इसीलिए 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/3600, ठीक है। इसीलिए 60 सेकेंड बराबर हो जाएगा बाबू, इसमें गुना 60 से तो कट जाएगा 0 से 0 और 6 छक्का 36, 60, यानी कि आपको 60 सेकेंड बराबर आएगा बाबू 1/60 डिग्री। अब इसे रेडियन में बदलना है। इसको रेडियन में कैसे बदलेंगे बाबू? देखिए यहाँ पे गौर से देखिए। तो बाबू अभी आपके पास थीटा बराबर आया था, जो 60 सेकेंड दिया हुआ था, ये बराबर आया 1/60 डिग्री। अब इसे हमें बदलना है रेडियन में। हम जानते हैं चूँकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, ठीक है। रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए 1/60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 1/60 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री में हो जाएगा आपका रेडियन पाई/180 और गुना में 1/60। तो इस तरीके से आपका थीटा का मान रेडियन में निकलेगा। कितना? पाई/180 और गुना में 1/60 डिग्री। यानी कि इतना ध्यान रखना, अगर यदि कोई डायरेक्ट डिग्री में मान दे दिया है, आपका थीटा का मान या अल्फ़ा का मान डायरेक्ट डिग्री में दे दिया है, तो उस डिग्री में आपको कुछ नहीं करना है, पाई/180 से गुना कर देना है, तो आपका डायरेक्ट रेडियन में निकल जाएगा। लेकिन आपको मिनट या सेकंड में कौन दिया हुआ है, तब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इस मेथड से एक नियम का जो यूनिटरी मेथड होता है, उसको अपना कर आपको कैलकुलेट कर लेना है थीटा का मान रेडियन में, ठीक है। और नहीं तो डायरेक्ट आपको थीटा का मान दे दिया है डिग्री में, तो उसमें उस डिग्री के मान में आपको पाई/180 से गुना कर देना है। जैसे देखिए थीटा का मान दे दे, मान लीजिए कि 30 डिग्री दे दिया है, इसको रेडियन में बदलना है, कुछ नहीं करना है, गुना में पाई/180 कर देना है। क्या कर देना है? पाई/180, और जो भी कैलकुलेट करके आ गया है यही हमारा क्या हो जाएगा? थीटा का मान रेडियन में। तो आपको रेडियन में रख देना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने डिटेल से आज पढ़ा है कि पैरालक्स मेथड क्या होता है, पैरालक्स का दूसरा नाम क्या है, यानी लंबन विधि क्या होता है, या इसके अलावा हमने उसका और एक तीसरा नाम देखा है कि विस्थापनाभास क्या होता है। तो डिटेल से हम लोगों ने देखा बाबू कि
पैरालक्स मेथड क्या होता है, लंबन कोण क्या होता है, आधार क्या होता है, इसके अलावा उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है कि इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि हम पृथ्वी से आकाशीय पिंड की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं या तो फिर आकाशीय पिंड का आकार को ज्ञात कर सकते हैं। और इसको ज्ञात करने के क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, वो हम लोगों ने देखा। ये बातें हैं कि कोण को हमेशा रेडियन में रखना है। दूसरी चीज़ कि 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड होता है और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। चलिए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट को ला सकूं और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में सफल हो सके, अपने लाइफ में सफल हो सके। तब तक अपना ध्यान रखें, देखते रहें और अपने घर परिवार का भी ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।